गाइस, इस वीडियो में हम नीट फिज़िक्स 2 के 17 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन और एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. तो मेट्रो स्टेशन में प्रीति का बता रहा है कि वो एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था एंड उसको वॉक करना पड़ा एस्केलेटर में t1 टाइम में। तो प्रीति की जो वेलोसिटी है वो v1 होगी, हम कंसिडर कर सकते हैं। टाइम t1 उसे लगा सेम लेंथ को ट्रैवल करने में, और दूसरे दिनों में अगर वो स्टेशनरी रहती थी मूविंग एस्केलेटर में तो टाइम लगता था t2। मींस एस्केलेटर की वेलोसिटी हम v2 कंसिडर कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू द टाइम t2। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसे कितना टाइम लगेगा मूविंग एस्केलेटर में वॉकअप करने के लिए। मींस अगर एस्केलेटर की वेलोसिटी और प्रीति की वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये काइनेमैटिक्स चैप्टर का है और फॉर्मूला कॉपी के फिज़िक्स 11th में पेज 09 पे मिल जाएगा एंड नोट्स में ये फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 में 43 में मिल जाएगा। तो हम डिस्टेंस को L कंसिडर कर रहे हैं और प्रीति की वेलोसिटी को v1 कंसिडर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए L अपॉन t1 इज इक्वल टू v1 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू L अपॉन v1 एंड वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर जो होगी यानी कि v2 इज इक्वल टू L अपॉन t2 होगी, और अदरवाइज हम लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू L अपॉन v2। तो हमें जो टाइम निकालना है जो प्रीति ने लिया मूविंग एस्केलेटर में, तो वो टाइम क्या होगा t इज इक्वल टू L अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो गई है और सेम डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना है। तो v1 और v2 की वेलोसिटी हम लिखेंगे L अपॉन t के टर्म्स में। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन होल L अपॉन t1 प्लस L अपॉन t2। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू L कैंसिल हो जाएगा और नीचे का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2। तो अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो t इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज़ t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पहले परफॉर्म किया गया है एयर में और फिर एक मीडियम में अदर देन एयर। अब ये पाया जा रहा है कि 8th ब्राइट फ्रिंज जो है मीडियम में वो लाई करती है, जहाँ पे 5th डार्क फ्रिंज लाई करती है एयर में। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, नियरली कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से है और फॉर्मूला कॉपी की फिज़िक्स 12th में मिल जाएगा पेज नंबर 41 में, और नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 84 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस मीन पॉइंट से जो डिस्टेंस है यानी कि डायलेक्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो डायलेक्स 8th ब्राइट फ्रिंज का, फ्रिंज है ना, ओके, 8th ब्राइट फ्रिंज का जो मीडियम में है यहाँ पे इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। तो n इज इक्वल टू 8 हो गया, यहाँ पे जो मीडियम में ब्राइट फ्रिंज है उसका n इज इक्वल टू 8 हो गया, बिकॉज दैट इज़ द नंबर ऑफ फ्रिंज दैट ऑकर्स, और एयर में जो फ्रिंज है उसका n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा होता है। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ। तो 8 लैम्डा मीडियम जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा।
एयर। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला ये है कि लैम्डा मीडियम वेवलेंथ जो होता है मीडियम में वो लैम्डा एयर अपॉन म्यू होता है। अभी एयर में जो वेवलेंथ है अपॉन जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके इक्वल होगा मीडियम में जो वेवलेंथ है। तो देयरफॉर 8 लैम्डा एयर अपॉन म्यू इज इक्वल टू 9/2 इंटू लैम्डा एयर हो गया। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एम को लैम्डा एयर के टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पे लैम्डा एयर कैंसिल हो जाएगा वेवलेंथ इसका, और म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 से कुछ ऊपर आएगा, बिकॉज 17 इंटू 9 दैट इज़ 153। तो ये 160 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम करें तो 17 के अप्रॉक्स आएगा। तो 16/9 1.7 के अप्रॉक्स। तो इससे रिलेटेड जो आंसर है आंसर नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 में 1.78 है। तो 1.7 से कुछ ज़्यादा हमारा आंसर आ रहा था, तो ये इस पे मैच कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और आपको टेबल्स तो ज़रूर याद होने चाहिए, 20 तक ऑन द टिप होना चाहिए अगर आपको फिज़िक्स जल्दी सॉल्व करनी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, एक सोर्स एल से बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है नॉर्मली एक प्लेन मिरर पे, जो कि प्लेन मिरर फिक्स्ड है एक डिस्टेंस एक्स से, सोर्स से डिस्टेंस एक्स पे वो प्लेन मिरर रखा हुआ है। अब बीम रिफ्लेक्ट हो रही है एक स्पॉट की तरह ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। मीन्स वो एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है जहाँ पे वो सोर्स है। अब मिरर को रोटेट किया जा रहा है एक छोटे से एंगल थीटा से, और जो लाइट का स्पॉट है वो फाउंड हो रहा है कि वो मूव हो गया है एक डिस्टेंस वाई से स्केल पर ही। तो एंगल किस थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बेसिक मैथ्स का इसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ है और साथ में रे ऑप्टिक्स का भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है। और फॉर्मूला कॉपी में आपको ये बेसिक मैथ्स के फिज़िक्स 11th के पेज 2 में मिल जाएगा, और नोट्स में फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 पेज 3 में मिल जाएगा। और रे ऑप्टिक्स का भी फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है, तो ये फॉर्मूला कॉपी के फिज़िक्स 12th में पेज 40 में मिल जाएगा, और नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 53 पे मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन को कंसिडर करते हैं जिसमें कि प्लेन मिरर सोर्स से डिस्टेंस एक्स पे रखा हुआ था, और जो है रिफ्लेक्टेड रे वापस से उस सोर्स पर ही एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रही थी। तो ये हमने फर्स्ट फिगर बनाया है। और सेकंड में वो जो मिरर रोटेट हो रहा था एंगल थीटा से, तब ये जो है रिफ्लेक्टेड बैक जो रे आ रही थी वो डिस्टेंस वाई से मूव ऑन हो गई है, और ये जो है डिस्टेंस एक्स पे है, प्लेन मिरर उसी डिस्टेंस पे है। सेकेंड कंडीशन में ये मूव हो रहा था डिस्टेंस वाई पे, तो इसलिए हमने ये सेकंड फिगर बनाया है। ये जो सोर्स से प्लेन मिरर पे एक्स डिस्टेंस पे इंसिडेंट लाइट है, और यहाँ से जो 2 थीटा के बाद एंगल के बाद जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब हमने यहाँ पे 2 थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मिरर को रोटेट किया जाए थीटा से, तो ये जो होता है रिफ्लेक्टेड रे वो रोटेट हो जाता है 2 थीटा से इन द सेम डायरेक्शन। ये फॉर्मूला कॉपी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसको याद करना होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो हमने बेसिक मैथ्स का यूज़ किया है, एक्चुअली ये फॉर्मूला जैसा नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो tan थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है इफ़ एंगल इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ एंगल इज़ लेस देन 5 डिग्री देन tan थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। तो tan 2 थीटा हमने निकाला है क्योंकि हमें थीटा निकालना है। तो tan 2 थीटा कितना आएगा, y/x, दैट इज़ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है tan थीटा, तो y/x आ गया। तो इसलिए ये एंगल काफ़ी स्मॉल डिग्री से रोटेट किया गया है, तो थीटा स्मॉल है तो 2 थीटा भी स्मॉल होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू y/x आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया y/2x। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि y/2x।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर θ1 और θ2 अपेरेंट एंगल्स ऑफ डिप हैं जो कि ऑब्जर्व किए जा रहे हैं दो वर्टिकल प्लेन्स पे जो कि राइट एंगल्स पे एक दूसरे से, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा किससे दिया जाएगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी के फिजिक्स 12th में पेज 22 में मिल जाएगा और नोट्स में ये फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 14 पे मिल जाएगा। जो भी नोट्स और फॉर्मूला कॉपी है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए गए हैं, आप आगे से देख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 होता है बाय रिलेशन। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 डिप है एंड θ1 एंड θ2 अपेरेंट डिप्स हैं, तो ये बाय रिलेशन ही होता है। अगर इसको याद कर लिया जाए तो बेहतर है क्योंकि इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है और इसमें पूरा बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व है। तो डेरिवेशन भी एक बार देख सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ अपॉन कॉस अल्फ़ा होगा। मीन्स अगर हमने अपेरेंट एंगल को फर्स्ट वाला निकाला तो इसका इस तरीके से होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू एंगल बाय विच इट इज़ रोटेटेड। अब tan θ2 इज इक्वल टू tan θ अपॉन कॉस 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फ़ा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फ़ा होगा क्योंकि दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। इज इक्वल टू tan θ अपॉन साइन अल्फ़ा हो गया। और अगर हम इसको स्क्वायर करें और ऐड करें इक्वेशंस 1 एंड 2 को, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है और इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर θ2 प्लस कॉट स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर θ। तो मैंने तो यही सजेस्ट किया है कि इसको एज अ रिलेशन आप याद कर लें क्योंकि इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा होगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर θ1 प्लस कॉट स्क्वायर θ2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें दो कार्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है एक दूसरे को और इनकी स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड और 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट कार की वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड कार की 16.5 मीटर पर सेकेंड। अब जो फर्स्ट कार का ड्राइवर है वो एक हॉर्न ब्लो कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 400 हर्ट्ज़। तो फर्स्ट कार से हॉर्न ब्लो हो रहा है यानी कि वो हो गया सोर्स ऑफ साउंड और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 400 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार इज़ व्हाट, ये पूछ रहा है। तो जो सेकेंड कार का ड्राइवर हुआ वो ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ पे हो गई सेकेंड कार की वेलोसिटी यानी कि 16.5 मीटर पर सेकेंड और जो सोर्स की वेलोसिटी हुई वो फर्स्ट कार की वेलोसिटी हो गई यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड और साउंड की वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर वेव थ्योरी एंड डॉपलर्स इफेक्ट से है और फॉर्मूला कॉपी के फिज़िक्स 11th में पेज 46 में मिल जाएगा और नोट्स में ये फिज़िक्स 11th के पार्ट 2 में पेज 114 पे मिल जाएगा। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अब न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू यू माइनस यू नॉट अपॉन यू माइनस यू एस और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है अगर वेलोसिटी साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो। और यहाँ पे u जो है फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ साउंड है, u नॉट जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, us जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और न्यू जो है वो रियल फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, u1 इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट कार की वेलोसिटी, u2 सेकेंड कार की वेलोसिटी 16.5 मीटर पर सेकेंड, न्यू यानी कि रियल फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ और u यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम इमेज बना के इसको इमेजिन कर रहे हैं कि फर्स्ट कार जो है u1 वेलोसिटी से जा रही है हॉर्न बजाते हुए, तो सोर्स u1 वेलोसिटी से जा रहा है और नो ऑब्जर्वर जो सेकेंड कार का ड्राइवर है वो अपोजिट डायरेक्शन में सामने से आ रहा है साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में। साउंड की वेलोसिटी भी u1 के ही डायरेक्शन में होगी तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी u2 है। तो u नॉट जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी माइनस 16.5 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आ गया। एंड जो सोर्स की वेलोसिटी है वो 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 400 रियल फ्रिक्वेंसी जो है इंटू यू
दैट इज़ 340 माइनस 16.5 यानी कि u0 अपॉन u दैट इज़ 340 माइनस us दैट इज़ 22। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 400 इंटू 356.5 आएगा अपॉन 318। जब हम इसको काटेंगे तो ऑलमोस्ट ये 0.8 आएगा। 400 अपॉन 318 4 से अगर हमने काट दिया तो ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। तो ये 440 से कुछ ज़्यादा आएगी इसकी फ्रिक्वेंसी। तो इससे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 448 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक आज डिस्कस किया है नीट फिज़िक्स 2017 के सॉल्यूशंस को। आगे के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इसी सॉल्यूशन से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि और वीडियोस पे भी आप इजीली असेस कर सकें। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।